की शुरुआत होती है एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से, जहां सब लड़कियां सुबह अपनी प्रेयर्स के लिए जाती हैं। लेकिन हार्लिना को उस समय बहुत नींद आ रही थी। वो अपने रूम में वापस आ जाती है। उसकी क्लास की एक लड़की रुबियातुल को उसका इस तरह चले जाना अजीब लगता है। खैर, सब अपने काम में लग जाती हैं और रूम में हार्लिना सो जाती है। जब ये बात टीचर तक पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा होती हैं और हार्लिना की इस गलती की सजा अब पूरी क्लास को मिलती है। वो सजा थी पूरे स्कूल को साफ करने की। इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा रुबियातुल को था कि गलती हार्लिना ने की और सजा सबको क्यों मिली। वो अब बाथरूम में आती है, जहां हार्लिना के साथ और भी कई लड़कियां सफाई कर रही थीं और उसे मजे करते देख रुबियातुल को और गुस्सा आता है। वो हार्लिना से बुरा बोलने लगती है कि आराम तुम करती हो, मजा तुम लेती हो और काम हम करें। वहां रोनम, जो हार्लिना की रूममेट भी थी, वो रुबियातुल से कहती है कि तुम्हें हार्लिना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी अभी हमारे स्कूल में नई आई है और स्कूल के रूल्स नहीं जानती। तब रुबियातुल कहती है, वो तो अभी नई आई है और आते ही हमारी लाइफ को मुश्किल में डाल दिया। चलो सब यहाँ से, जिसने रायता फैलाया है वही संभालेगी, वो खुद साफ करेगी ये सब। यहाँ तक कि वो और कीचड़ भी डाल देती है ताकि हार्लिना को सफाई करने में और परेशानी हो। सबको साथ लेकर वो वहां से चली जाती है और बाकी सब लड़कियां भी हार्लिना को अकेला छोड़ देती हैं, रोनम के अलावा, जिसे हार्लिना पर तरस आ रहा था। हार्लिना रोनम से कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहो तो चली जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। लेकिन रोनम प्यार से सिर हिलाकर काम में लग जाती है और इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। हार्लिना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले उसने ये काम कभी नहीं किए। वो अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी थी, जिसके मुंह से जो निकलता था वो पूरा कर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीती थी। इसी वजह से यहाँ के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, उनका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आए थे। हार्लिना की मॉम भी आई। हार्लिना अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मैं इस बोर्डिंग स्कूल में रहना नहीं चाहती। कोई मुझे यहाँ पसंद नहीं करता, यहाँ कोई मेरा ध्यान नहीं रखता और सबसे जरूरी बात, यहाँ की बेडशीट से भी बहुत बुरी स्मेल आती है। ये सुनकर हार्लिना की मॉम हंसने लगती है और कहती हैं, कल ही मैं तुम्हारे लिए नई बेडशीट्स लेकर आऊंगी और इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फैसला नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक सेमेस्टर तो यहाँ बिताओ, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगी। इन बातों के बीच हार्लिना नोटिस करती है कि रुबियातुल के पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। हार्लिना समझ जाती है कि रुबियातुल को ये डांट उसकी वजह से सुननी पड़ रही है, इसीलिए हार्लिना को बुरा भी फील होता है। लेकिन रुबियातुल का गुस्सा हार्लिना के लिए और बढ़ जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि हार्लिना अच्छे से कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और रोनम को ये बहुत अच्छा लगता है। रोनम उससे कहती है, मैं मस्जिद जा रही हूँ कुरान पढ़, अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। जब वो स्कार्फ प्रेस कर रही थी तब रुबियातुल अपनी फ्रेंड्स को लेकर हार्लिना के रूम में आती है। रुबियातुल हार्लिना के बाल पकड़कर कहती है, क्या समझती हो तुम खुद को? टीचर से हमारे बारे में कंप्लेन करोगी और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? हार्लिना कहती है, मैंने टीचर से कुछ नहीं कहा। लेकिन रुबियातुल उसकी बात नहीं मानती और उसे मुंह पर थप्पड़ मार देती है। फिर वो देखती है कि हार्लिना के घर से खाना आया है। वो खाना टेस्ट करती है और फिर थूक कर हार्लिना के मुंह पर थूक देती है। हार्लिना किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूम के बाहर खड़ी दो लड़कियां उसे फिर से पकड़ लेती हैं और जोर से धक्का देकर अंदर फेंक देती हैं। वहां फर्श पर हार्लिना के हाथ से गिरा हुआ आयरन पड़ा था, जो अब भी गर्म था और हार्लिना का हाथ लगने से उसका हाथ जल जाता है। हार्लिना दर्द में जोर से चिल्लाती है, लेकिन रुबियातुल फिर भी उसे नहीं छोड़ती, बल्कि वो आयरन उठाकर उसके मुंह के पास ले जाकर डराने लगती है। हार्लिना डरकर रुबियातुल को धक्का देती है और सब लड़कियों से खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि वो मस्जिद पहुंचकर रोनम को सब कुछ बता सके, पीछे से वही लड़की आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। यहाँ रोनम को भी ऐसा महसूस होता है जैसे हार्लिना ने उसे पुकारा हो, लेकिन पीछे देखकर जब वो किसी को नहीं देखती तो वो इसे अपनी गलती समझकर आगे बढ़ जाती है। अब रुबियातुल और उसकी सब साथी हार्लिना को वॉशरूम में ले जाती हैं। उसका वो हाथ जो अभी अभी जला था वो उसे डिटर्जेंट के पानी में डाल देती है, जिससे हार्लिना की जलन और बढ़ जाती है। फिर वो उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है और उसे बहुत मारती भी है। खुद को बचाने के लिए इस बार हार्लिना वहां से इतनी तेज भागती है कि स्कूल का गेट पार कर देती है। सामने रोड पर एक कार आ रही थी। हार्लिना ने उसे नोटिस नहीं किया और वो कार हार्लिना को हिट कर देती है। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह हम हार्लिना के डैड को देखते हैं, जो अब हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हार्लिना की कंडीशन बहुत खराब थी। हार्लिना के डैड उसके शरीर पर मारपीट और जलने के निशान देखकर टीचर और प्रिंसिपल को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में अच्छा बनने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हार्लिना के ईसीजी कंप्यूटर पर चलती लाइन एकदम फ्लैट हो जाती है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में सब लड़कियां धुले हुए कपड़े उतार रही होती हैं और जैसे ही रोनम बेडशीट उतारती है, पीछे हार्लिना को खड़ा देखा जाता है। उसे देखकर सब एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। इस वक्त हार्लिना पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान जैसा था।
हर कोई हार्लिना को देखकर डर जाता है, खासकर वो लड़कियां जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी। उन्हें देखकर हार्लिना एक भयानक हंसी हंसती है और वहां रोनम जल्दी से जाकर हार्लिना को गले लगा लेती है। अब स्कूल में टीचर्स को दिखाया जाता है जो इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि हार्लिना तो वापस आ गई है। अब क्या उन्हें हार्लिना का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं? उनके स्कूल की प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गई थी और कई दिनों तक यहाँ लौटना संभव नहीं था। तो यहाँ की कोऑर्डिनेटर अब टीचर्स से कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि हार्लिना का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे स्कूल की इमेज खराब होगी। ये बात छिपाकर रखना ही बेहतर है। वो कहती हैं कि हार्लिना को स्कूल की लड़कियों ने टॉर्चर किया था और हम उन्हें स्कूल में ही वार्न कर देंगे। जो भी हो, रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रुबियातुल और उसकी एक फ्रेंड की रात में पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी थी। अब रुबियातुल और वो लड़की पूरा स्कूल चेक कर रही थी, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए रुबियातुल अपनी साथी से कहती है कि हम दोनों अलग अलग होकर पूरा स्कूल चेकिंग करेंगे। ये कहकर वो वॉशरूम्स चेक करने के लिए चली जाती है और इसी बीच उसके सामने वाले कॉरिडोर से अजीब आवाज आती है। वहां उसकी साथी ही थी। वो जैसे ही अपनी साथी के पास जाकर उसके कंधे पर टच करती है, अचानक कोई भूत की तरह वो लड़की उसकी तरफ मुड़कर देखती है। उस लड़की की आंखें और चेहरा पूरी तरह काले हो गए थे, जिसे देखकर रुबियातुल बहुत डर जाती है। वो जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ भागती है और टीचर्स के दरवाजे पर नॉक करने लगती है, लेकिन टीचर्स दरवाजा नहीं खोलते। तभी वो लड़की जो पॉजेस हुई थी वहां आ जाती है। वो रुबियातुल का गला पकड़ती है और डरावनी आवाज में कहती है, ये सब तेरी ही सजा है जो तूने किया था। अचानक उस लड़की का चेहरा हार्लिना के चेहरे में बदल जाता है और भी भयानक हो जाता है। आवाज सुनकर टीचर आखिरकार बाहर आते हैं और उस लड़की के हाथ में रुबियातुल का गला देखकर वो लड़की के हाथ से रुबियातुल को छुड़ाते हैं, लेकिन इस सब में वो पॉजेस लड़की अपनी पूरी ताकत से टीचर को नीचे गिरा देती है। टीचर समझ जाती हैं कि इस बच्ची को किसी एंटिटी ने पॉजेस कर लिया है, इसलिए वो उसका सिर पकड़कर डेमन को रोकने के लिए कुछ पढ़ना शुरू करती हैं। वो वहां आए एक और टीचर से पानी मांगती है और उस पर कुछ पढ़कर फूंकती है। फिर वो पानी उस बच्ची पर डाल देती है, जिससे उसके अंदर का डेमन कमजोर हो जाता है। थोड़ा रिलैक्स होने से पहले टीचर उस एंटिटी से पूछती हैं, कौन हो तुम? तब वो एंटिटी जवाब देती है, मैं शैतान हूँ। अब रुबियातुल के साथ जो कुछ हुआ उससे वो बहुत डर गई थी और अपने रूम में ही रहती थी। रुबियातुल की खबर लेने के लिए रोनम, उसकी रात वाली साथी और एक और लड़की उसके रूम में आती हैं। तभी रुबियातुल फिर से अपनी साथी के चेहरे में हार्लिना का डरावना चेहरा देखती है और अपना पिल्लो उनकी तरफ फेंक कर कहती है, चले जाओ यहाँ से तुम लोग। लड़कियों को समझ नहीं आता कि रुबियातुल ऐसा क्यों कर रही है। तब रुबियातुल कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये सिटी नहीं है, ये हार्लिना है और मुझे मारने आई है। रात में हम रोनम को मस्जिद में कुरान पढ़ते देखते हैं। तभी हार्लिना भी वहां आ जाती है। रोनम उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक बात अजीब थी। आज जब हार्लिना कुरान पढ़ रही थी तब ऐसे पढ़ रही थी जैसे उसे कुरान पढ़ना आता ही नहीं। जो भी हो, रोनम उसे इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हार्लिना की आवाज बदलने लगती है और बदलते बदलते उसकी आवाज एक शैतानी आवाज में बदल जाती है। रोनम को ये बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वो अपना रूम खोलती है तो देखती है कि हार्लिना नमाज के कपड़े पहनकर अजीब तरह से हिल रही थी। वो हार्लिना से पूछती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो हार्लिना उल्टा उसे डरावनी आवाज में पूछती है, क्या कर रही हो तुम मुझे देखकर? इस बात का कोई जवाब नहीं था रोनम के पास, इसलिए वो वहां से चली गई। आज पूरे स्कूल की ड्यूटी रोनम और रुबियातुल की थी। रुबियातुल ने अब तक अपनी दिन की आखिरी प्रेयर नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो रोनम से कहती है, मैं मस्जिद जा रही हूँ, तुम इस वक्त बाहर मेरा इंतजार करना। रोनम जब बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी तब उसने नोटिस किया कि हार्लिना उसी कपड़े में अजीब तरह से चलते हुए स्कूल से बाहर की ओर जा रही है। उसे देखने के लिए वो उसका पीछा करने लगती है और तभी मस्जिद में अचानक लाइट चली जाती है। रुबियातुल को डर तो लगता है, लेकिन वो अपनी नमाज कंटिन्यू रखती है और अचानक जो कुछ वो पढ़ रही थी वही सब एक डरावनी आवाज भी उसके कानों में पड़ने लगती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी नमाज नहीं छोड़ती। अचानक उसे एहसास होता है कि वो तो उल्टी दिशा में नमाज पढ़ रही थी। वो फिर से अपनी नमाज स्टार्ट करती है और फिर से वो देखती है कि जब वो सीधी खड़ी होती है तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू करती है वो उल्टी हो जाती है। अब रुबियातुल बहुत ज्यादा डर जाती है, भी ज्यादा आने लगती हैं। रुबियातुल अब डिसाइड कर लेती है कि वो डरेंगी नहीं और नमाज पढ़ती रहेगी। इस बार जब वो नमाज कंप्लीट करती है तो शुक्रिया कि वो अब सही डायरेक्शन में नमाज पढ़ रही थी। शुक्रिया कहते ही जैसे ही वो साइड में देखती है वहां हार्लिना का डरावना चेहरा दिखता है। उसे देखकर रुबियातुल जोर से चीखती है। ये चीख रोनम भी सुन लेती है और जल्दी से मस्जिद में आती है रुबियातुल को देखने, लेकिन रुबियातुल अभी भी नमाज पढ़ रही थी। बहुत देर तक वो उसी पोजीशन में बैठी रहती है। जब रोनम को ये अजीब लगता है तो वो रुबियातुल को टच करती है और देखती है कि वो तो मर चुकी है और
उसका चेहरा भी बुरी तरह काला पड़ चुका है। अगले दिन हमें रुबियातुल का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल के बाद जब सब लोग मिलकर प्रेयर शुरू करते हैं, तब हम इस बार भी हार्लिना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। प्रेयर के बाद रुबियातुल की फैमिली उसकी सारी चीजें लेकर वहां से चली जाती है और रोनम ये सब देखती रहती है। तभी हार्लिना उसके पास आती है। रोनम हार्लिना से पूछती है, रात में तुम कहाँ थी? हार्लिना कहती है, अपने रूम में। और कहाँ? रोनम हार्लिना की बात तो मान लेती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता क्योंकि कहीं न कहीं उसे शक होता है कि इन सब कामों के पीछे और कोई नहीं बल्कि हार्लिना ही है। चूंकि रुबियातुल की मौत हो गई थी, इसलिए रुबियातुल की साथी सिटी रोनम से कहती है, तुम मेरी रूममेट बन जाओ। रोनम भी राजी हो गई क्योंकि अब उसे भी हार्लिना को देखकर डर लगता था। सीन कट होता है और हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां टीचर कोऑर्डिनेटर से कहती हैं, हमें रुबियातुल के पेरेंट्स को ये बता देना चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। उसकी मौत के पीछे कोई खास वजह है जिसे उन्हें ढूंढना चाहिए। तब कोऑर्डिनेटर कहती हैं, हम ऐसी कोई बात स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते जिसके लिए हम खुद कॉन्फर्म नहीं हैं। लेकिन टीचर यहाँ कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानती और कहती है, ये मामला बहुत बढ़ गया है। पहले हार्लिना का इस तरह टॉर्चर होना और अब रुबियातुल की मौत होना, इसके बीच एक लड़की का पजेस होना, ये सब चीजें छोटी नहीं है। सीन कट होता है और हमें रोनम को दिखाया जाता है, जो सिटी के रूम में तो आई थी लेकिन उसे यहाँ नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद उसे नींद तो आती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो इस वक्त सिटी के रूम में नहीं बल्कि हार्लिना के रूम में है, जहां वो देखती है कि हार्लिना अपने पैर ऊपर से झुला रही थी। उसके पैर देखकर रोनम डर जाती है और हार्लिना अपनी डरावनी आवाज में उससे पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर रोनम और ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अब हार्लिना बेड से नीचे उतर आती है। रोनम के बेड के पास आकर हार्लिना रोनम को पुकारती है और जैसे ही रोनम पीछे देखती है तो अजीब बात, हार्लिना वहां से गायब। जब सिटी जागती है तो उसे भी रोनम अपने रूम में नहीं दिखती। वो अपनी एक और रूममेट को उठाती है और दोनों मिलकर रोनम को ढूंढने निकलती हैं। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचती है, अचानक सिटी की साथी को लगता है कि सिटी उसके पीछे से गायब हो गई है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सच में वहां सिटी नहीं थी और अब कॉरिडोर में एक अजीब आवाज गूंज उठती है जो कहती है, अपने लिए प्रार्थना करो दिल्ला। दिल्ला इस लड़की का नाम था। ये सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहां हार्लिना अपने डरावने चेहरे के साथ उसे देख रही थी। ये देखकर लड़की जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। कुछ देर बाद वहां रोनम आती है और उसे संभालती है, फिर उससे पूछती है कि सिटी कहाँ है। दोनों को अब सिटी की याद आती है। इस वक्त सिटी बाहर दोनों को ही ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने वो डरावनी हार्लिना आ जाती है। उसे देखकर डर के मारे वो जल्दी से मस्जिद की ओर भागती है और शुक्र है कि वहां बाकी सारी लड़कियां मौजूद थीं। लेकिन एक अजीब बात उसने नोटिस की, सारी लड़कियां बहुत तेजी से प्रेयर पढ़ रही थीं और जल्दी जल्दी प्रेयर खत्म करके सब लड़कियां अचानक डरावने अंदाज में सिटी को देखने लगती हैं। ये देखकर सिटी डर जाती है और तभी एक कपड़ा उड़कर उसके चेहरे पर गिरता है। डर के मारे सिटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर रोनम वहां पहुंचती है और उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाती है। ये सब देखकर दिल्ला तुरंत टीचर को बुलाने के लिए भागती है। वो जोर जोर से नॉक करती है और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह अब टीचर को जगाना चाहती थी, लेकिन टीचर नहीं उठती और अचानक उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां वही भूत बन चुकी हार्लिना खड़ी थी, जिसे देखकर वह डर जाती है और जब वह फिर बेड की तरफ देखती है तो वहां अब टीचर भी नहीं थी और यहाँ का दरवाजा भी बंद हो चुका था। वह फिर पीछे मुड़ती है। उसे हार्लिना की डरावनी आवाज और धमकी सुनाई देती है। वह डर के मारे दीवार से सटने ही वाली थी कि अचानक पीछे से हार्लिना ने उसका गला दबा दिया। उसकी चीख सुनकर टीचर्स भी उठकर आ जाती हैं। टीचर्स जल्दी से उस दूसरे टीचर के रूम में जाती हैं जहां से चीख सुनाई दे रही थी। दरवाजा खोलने पर वे वहां किसी को नहीं पाती। जब वे मस्जिद की ओर जाती हैं तो देखती हैं कि ये चीखें अब बाकी लड़कियों की थीं, क्योंकि वह बच्ची अब मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह ग्रे हो चुका था। रोनम, जो उसकी मौत से बहुत दुखी थी, देखती है कि पिलर के पीछे खड़ी हार्लिना अजीब तरह हंस रही है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब हार्लिना ही कर रही है। ये बताने के लिए वह जल्दी से टीचर्स के पास जाती है। अब टीचर्स को भी आभास हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। सब लड़कियों की सुरक्षा के लिए वे सभी लड़कियों को एक साथ मस्जिद में बुलाते हैं, लेकिन अब इन लड़कियों में हार्लिना नहीं थी, इसलिए यहाँ के बड़े टीचर हार्लिना को ढूंढने निकलते हैं। सीन कट होकर हमें हार्लिना की मॉम डैड दिखते हैं, जो एक कॉल सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहीं सीन फिर उन लड़कियों को दिखाता है। सिटी रोनम से कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम साथ चलोगी? रोनम भी राजी हो जाती है और सिटी वॉशरूम की ओर जाती है। रोनम आउटसाइड बाहर खड़ी होकर सिटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक वह देखती है कि सिटी दूसरी तरफ जा रही है। वह भी सिटी का पीछा करती है और सिटी के कंधे पर हाथ रखती है। तभी पीछे से असली सिटी आकर उसे आवाज देती है और जब वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां सिटी की शक्ल में कोई नहीं बल्कि भूत बन चुकी हार्लिना खड़ी होती है, जिसे देखकर वे दोनों चीखती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं।
पर हार्लिना उनकी कोशिशें नाकाम कर देती है। उनकी चीख सुनकर टीचर्स भी वहां आ जाती हैं और आखिरकार वे हार्लिना को पकड़ लेते हैं। वे हार्लिना के बाल पकड़कर उस पर कुछ प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस वक्त हार्लिना के बॉडी के अंदर असल में हार्लिना की सोल नहीं थी, बल्कि एक डेमन था जिसे वे हार्लिना की बॉडी से बाहर जाने को कहते हैं। इतने में हार्लिना के मॉम डैड भी वहां पहुंच जाते हैं और हार्लिना की मॉम हार्लिना को यहां से ले जाने की जिद करने लगती है। और यहीं से सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हार्लिना का एक्सीडेंट हुआ था तब वह एक्सीडेंट असल में हार्लिना की मॉम की गाड़ी की वजह से हुआ था। जब हार्लिना की मॉम बेडशीट्स देने के लिए आ रही थी, पर हार्लिना की मॉम बाहर निकलकर देखती हैं तो उन्हें लगता है कि वहां कोई लकड़ी पड़ी है जिसे वह एक तरफ कर देती हैं और अपना सफर जारी रखती हैं। यहाँ उसके हस्बैंड जब अपनी कार पर स्क्रैच देखा तब उसे समझ आ गया कि हार्लिना के एक्सीडेंट के पीछे उसकी मॉम थी, लेकिन उसने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताई क्योंकि इससे उसकी वाइफ बहुत दुखी हो जाती। सीन फिर प्रेजेंट में लौटता है जहां हम देखते हैं कि हार्लिना के बॉडी के अंदर वो डेमन हार्लिना की मॉम को ही जंगल के अंदर ले जाता है और कुछ देर बाद हार्लिना की मॉम के बॉडी को वो जंगल से फिर बाहर फेंक देता है। लेकिन तब तक हार्लिना की मॉम की मौत हो चुकी होती है। हार्लिना भी अब वहां आ चुकी थी तो टीचर्स जल्दी से हार्लिना को पकड़ते हैं, लेकिन हार्लिना इस वक्त इतनी पावरफुल थी कि उसने उन दोनों को उछाल कर फेंक दिया। अब ये दोनों टीचर फिर हिम्मत करते हैं और हार्लिना का एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। उसका डैड उसकी हालत देखकर रो रहा था और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हार्लिना सच में मर गई थी, लेकिन ये बात उसके डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की मौत की बात किसी को नहीं बताई, बल्कि उल्टा एक जादूगर के पास गए और उससे कहा कि वो हार्लिना को जिंदा कर दे। उस जादूगर ने एक बड़े लोहे के नेल पर कुछ मंत्र पढ़कर वो नेल हार्लिना के डैड को दिया और कहा कि इसे हार्लिना के सिर में गाड़ दो और इसे तब तक बाहर मत निकालना जब तक हार्लिना का बदला पूरा ना हो जाए। उसकी बात मानकर हार्लिना के डैड ने वैसा ही किया। ये सब करने के बाद हार्लिना के डैड ने हार्लिना की मॉम से भी कहा कि अब हार्लिना की हालत बेहतर हो रही है, इसलिए मैंने उसे फिर से बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद की पूरी कहानी तो हम देख ही चुके हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है जहां अब हार्लिना के डैड ही जाकर हार्लिना के सिर से वो नेल बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो नेल बाहर निकाला जाता है वहां का सारा तांडव रुक जाता है और हमें हार्लिना का फ्यूनरल दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल की सारी लड़कियों को उनके घर भेज दिया जाता है और आखिर में हम रोनम को देखते हैं जो हार्लिना की ग्रेव के